नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जीके, जीएस और करंट अफेयर्स की जो लगातार प्रैक्टिस सेट की सीरीज हम आप तक पहुंचा रहे हैं, उसका जो सेट नंबर 21 है उसको आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी किए आज के सेट को लगाना स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो सेट नंबर 21 है इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न, स्टार्टिंग के 5 से 6 प्रश्न आपको करंट अफेयर्स के मिलेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, युवा गणितज्ञों के लिए 2021 का जो रामानुजन पुरस्कार है किसे प्रदान किया गया, आपको बताना है। तो 2021 का आपका जो रामानुजन पुरस्कार है किसे दिया गया, तो इनका नाम है नीना गुप्ता, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, नीना गुप्ता को जो है ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही, इन्हीं को जो है 2021 का रामानुजन पुरस्कार दिया गया। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। यह जो आपका रामानुजन पुरस्कार है 45 वर्ष से कम, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, 45 वर्ष से कम जो युवा गणितज्ञ होते हैं उनको दिया जाता है। इसके बारे में आप याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो नीना गुप्ता आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया था पुष्पा द राइज को, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। पुष्पा द राइज को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया, इंपॉर्टेंट है। वहीं बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया, तो बेस्ट फिल्म आप याद देखिएगा, बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया था शेरशाह को। इसे भी आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, शेरशाह को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया और पुष्पा को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया था। वहीं बेस्ट एक्टर का खिताब दिया गया था और फिल्म 83 के लिए रणवीर सिंह को, इसे भी आप याद रखिएगा, रणवीर सिंह को पिक्चर 83 के लिए जो है बेस्ट एक्टर का खिताब दिया गया था इसमें। और बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब दिया गया था कृति सेनन को उनकी मूवी मिमी के लिए। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। एक बार फिर मैं आपसे रिपीट कर दे रहा हूँ, यह जो आपका दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022 हुआ था, इसमें बेस्ट फिल्म का खिताब दिया गया था शेरशाह को, तो इसे आप याद रखिएगा। वहीं फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया था पुष्पा द राइज को, बेस्ट एक्टर चुना गया था रणवीर सिंह को उनकी मूवी 83 के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस चुना गया था, बेस्ट अभिनेत्री चुना गया था कृति सेनन को उनकी पिक्चर मिमी के लिए। तो इसे भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस प्रसिद्ध व्यक्ति को 2022 में हिलाले पाकिस्तान से सम्मानित किया गया था। यह पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है, हिलाले पाकिस्तान। तो 2022 का जो हिलाले पाकिस्तान अवार्ड है किसको दिया गया था, तो 2022 के लिए हिलाले पाकिस्तान अवार्ड दिया गया था बिल गेट्स को, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल गेट्स को। कौन सा भारतीय शहर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 2023 की मेजबानी करेगा, इंपॉर्टेंट है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र 2023 की जो मेजबानी यह करेगा मुंबई, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो मुंबई है वह 2023 के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की मेजबानी करेगा। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न अगला आपके सामने है, हाल ही में किस राज्य ने 15 फरवरी का जो दिन है वह शहीद दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 15 फरवरी का जो दिन है शहीद दिवस के रूप में कौन सा राज्य मनाएगा, तो बिहार की जो गवर्नमेंट है, बिहार की जो सरकार है, उसने 15 फरवरी का जो दिन है वो शहीद दिवस के रूप में मनाने का डिसीजन लिया है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। बिहार में एक घटना हुई थी, मुंगेर के तारापुर नामक स्थान पर, मुंगेर में एक तारापुर जगह हुई थी और यहीं पे एक नरसंहार हुआ था 15 फरवरी 1932 को। कब, तो 15 फरवरी 1932 को मुंगेर के तारापुर में एक नरसंहार हुआ था। इसी नरसंहार की याद में जो है जो बिहार की गवर्नमेंट है वह 15 फरवरी को जो है शहीद दिवस के रूप में मनाएगी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, बिहार की सरकार। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पर अवस्थित है, आपसे पूछा जा रहा है गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की अवस्थिति। यह यूपी स्पेशल का प्रश्न आपका है। तो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज आपको मिलेगा कहाँ पर, लखनऊ में, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, लखनऊ में आपको मिलेगा गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, लखनऊ। अगला प्रश्न आपके सामने है,
उत्तर प्रदेश में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, आपसे पूछा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या आपको बतानी है कितनी है। बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न आपका यूपी जीके का है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की यहाँ पे बात हो रही है, केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात हो रही है। तो टोटल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय आपको मिलेंगे उत्तर प्रदेश में। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, टोटल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय आपके हैं उत्तर प्रदेश में। कौन कौन से हैं इनको भी आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक तरफ विश्वविद्यालय हैं, एक तरफ उनका स्थान और उनकी स्थापना का वर्ष लिखा गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे पहला जो विश्वविद्यालय था उसकी, तो प्रयागराज विश्वविद्यालय, इसको हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना प्रयागराज में की गई थी 1887 में। यह सबसे पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय था उत्तर प्रदेश का। तो इसके बारे में आपको याद रखना है 1887, इसका वर्ष आप याद रखिएगा। उसके बाद बीएचयू की स्थापना की गई थी वाराणसी में 1916 में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी अलीगढ़ में 1920 में। BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी लखनऊ में 1996 में। राजीव गांधी उड्डयन विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी रायबरेली में 2013 में। और रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी झांसी में 2014 में। तो ये सभी इंपॉर्टेंट यूपी के विश्वविद्यालय हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। टोटल 6 केंद्रीय, यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, तो 6 टोटल सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उत्तर प्रदेश में। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कहीं पे इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके आने वाली परीक्षा के लिए। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर एक बब्बर शेर सफारी की स्थापना की गई है, इंपॉर्टेंट है। तो बब्बर शेर सफारी की स्थापना हाल ही में की गई थी कहाँ पर, तो इटावा में। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, इटावा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे, आपसे पूछा जा रहा है। तो भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा को पास करने वाले, उत्तीर्ण करने वाले जो पहले भारतीय थे, इनका नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही। इन्होंने 1864 में यह परीक्षा पास की थी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सत्येंद्र नाथ टैगोर 1864 में। ऑप्शन आपका ए जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, आपको बताना है कि कांग्रेस का वह कौन सा अधिवेशन था जिसमें सर्वप्रथम बार स्वराज की मांग को ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया था। यानी कि स्वराज की मांग को कांग्रेस ने सबसे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास कब रखा था, किस अधिवेशन में रखा था। तो एक अधिवेशन हुआ था 1906 में, कलकत्ता अधिवेशन। इसे आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1906 में, इसकी अध्यक्षता की गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इफेक्ट भी आप याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा कलकत्ता के 1906 अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। तथा इसी अधिवेशन में सर्वप्रथम बार स्वराज की मांग को ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखा गया था। तो इसे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वहीं कांग्रेस ने अपना पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कब घोषित किया था, तो कांग्रेस जो थी उसने 1929 में लाहौर जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, लाहौर अधिवेशन, इसी लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य अपना घोषित कर दिया था। तो दोनों आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। अगर पूर्ण स्वराज का लक्ष्य की बात की जाए तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन 1929 में। अगर पहली बार पूछा जाए कि स्वराज की मांग को ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने कब रखा गया था, तो 1906 में आपका जो कांग्रेस का कलकत्ता का सेशन हुआ था उसमें रखा गया था। तथा कलकत्ता अधिवेशन 1906 की अध्यक्षता की गई थी किसके द्वारा, तो आपके दादा भाई नौरोजी के द्वारा। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी 1929 में किसके द्वारा, तो JL नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तथा 1916 में जो आपका लखनऊ सेशन हुआ था जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था, और इसी 1916 के अधिवेशन में ही नरम दल और गरम दल पुनः एक हो गए थे, यानी कि कांग्रेस में सम्मिलित हो गए थे। तो इसी लखनऊ अधिवेशन की जो अध्यक्षता की गई थी अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा, इंपॉर्टेंट है। वहीं सूरत स्प्लिट यानी कि कांग्रेस का जो 1907 का सूरत अधिवेशन हुआ था, इसमें जो कांग्रेस थी 2 भाग में विभाजित हो जाती है। ये 2 भाग कौन कौन से थे, नरम दल और गरम दल। तो आपकी जो कांग्रेस थी 1907 के सूरत अधिवेशन में ही नरम दल और गरम दल में बट जाती है। तथा 1907 के सूरत अधिवेशन की जो अध्यक्षता है किसके द्वारा की जाती है, तो रास बिहारी घोष के द्वारा। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने हिस्सा लिया था, आपको बताना उस अंतिम अधिवेशन का नाम जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने पार्ट लिया था, हिस्सा लिया था। तो यह अंतिम अधिवेशन था आपका अमृतसर अधिवेशन 1919, जिसमें
बाल गंगाधर तिलक ने हिस्सा लिया था। यहाँ पे अध्यक्षता की बात नहीं की जा रही है, बस केवल उन्होंने इसमें जाकर भाग लिया था, यहाँ पे भाग लिया था बस बात। अध्यक्षता तो उन्होंने किसी भी अधिवेशन की नहीं की थी। फैक्ट आप देखिएगा, जो बाल गंगाधर तिलक थे इन्होंने कांग्रेस के किसी भी सेशन की अध्यक्षता नहीं की थी। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो बाल गंगाधर तिलक थे इन्होंने कांग्रेस के किसी भी सेशन की अध्यक्षता नहीं की थी, बल्कि एक सेशन में, मतलब ये सेशन में भाग ले लेते थे, परंतु वे किसी भी सेशन की अध्यक्षता अभी तक नहीं किए थे। तो आखिरी अधिवेशन इनका क्या था? तो अमृतसर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1919 में। यह आखिरी अधिवेशन था जिसमें इन्होंने भाग लिया था, हिस्सा लिया था। तथा इसी के बाद जब आपका अगले साल यानी कि 2020 में 1 अगस्त 1920 को जब आपका असहयोग आंदोलन शुरू होता है, तो उस समय बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। तो इसे आप याद रखिएगा। और चार्टर अधिनियम 1813 के तहत भारत में शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष खर्च करने हेतु कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई थी, आपको बताना है। तो आपका जो चार्टर अधिनियम 1813 था, इसके तहत भारत में शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष खर्च करने के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई थी? तो 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कही गई थी भारतीय शिक्षा पर। तो ऑप्शन आपका जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 लाख रुपए। तथा किस अधिनियम के तहत? तो चार्टर अधिनियम 1813 के तहत। इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और इसमें से कौन सा लौह अयस्क पीले रंग का होता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे लौह अयस्क की बात हो रही है। तो इसमें 4 लौह अयस्क होते हैं। लौह अयस्क के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक आपका होता है सीडेराइट, एक होता है, उसके बाद आपका लिमोनाइट होता है, लिमोनाइट, उसके बाद हेमेटाइट और फिर मैग्नेटाइट। ये 4 लौह अयस्क के प्रकार हैं। और इनमें से सबसे अच्छा उच्च किस्म का लौह अयस्क कौन सा होता है? तो मैग्नेटाइट जो होता है यह सबसे सर्वोच्च कोटि का लौह अयस्क होता है। तो फैक्ट भी आप याद रखिएगा, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपका जो मैग्नेटाइट होता है, मैग्नेटाइट यह सर्वोच्च किस्म का, उच्च किस्म का लौह अयस्क होता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। और सबसे निम्न कोटि का जो लौह अयस्क होता है वो कौन सा होता है? सीडेराइट। जो सीडेराइट होता है वो सबसे निम्न किस्म का लौह अयस्क होता है। तो सर्वोच्च किस्म का लौह अयस्क कौन सा होता है, निम्न किस्म का कौन सा होता है, दोनों आपको याद रखना है। आते हैं प्रश्न पे। तो प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सा लौह अयस्क पीले रंग का होता है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो आपका लिमोनाइट होता है इसका रंग पीला होता है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, पीले रंग का जो लौह अयस्क है वो होता है आपका लिमोनाइट। यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, आप इसे याद कर लीजिएगा। वहीं जो सबसे सर्वोच्च किस्म का आपका जो लौह अयस्क होता है मैग्नेटाइट, इसका रंग क्या होता है? इसका रंग काला होता है। मैग्नेटाइट का रंग काला होता है। वहीं हेमेटाइट का रंग क्या होता है? तो हेमेटाइट का जो रंग होता है वो होता है आपका लाल रंग का होता है हेमेटाइट। तथा यह दूसरा सबसे उच्च किस्म का कोयला होता है। यानी कि मैग्नेटाइट के बाद हेमेटाइट जो होता है वह दूसरा सबसे उच्च किस्म का कोयला होता है। तथा हेमेटाइट का रंग लाल होता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। तथा सबसे निम्न कोटि का जो कोयला आपका होता है सीडेराइट। सीडेराइट का रंग क्या होता है? तो सीडेराइट का रंग आपका भूरा होता है। जिसे भी आप याद देखिएगा, भूरा होता है सीडेराइट का रंग। तथा यह सबसे निम्न कोटि का कोयला माना जाता है सीडेराइट। और दक्षिण की गंगा हम किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट है। तो दक्षिण की गंगा हम कहते हैं किसको? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, दक्षिण की गंगा कहा जाता है आपका गोदावरी नदी को। यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपकी गोदावरी नदी है इसको हम दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। बात किसकी हो रही है यहाँ पे? तो गोदावरी नदी की हो रही है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है भी आप याद कर लीजिएगा। तो गोदावरी नदी का जो उद्गम है नासिक में एक जगह है त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर इस प्रकार से लिखा जाएगा, त्र्यंबकेश्वर। तो नासिक में एक जगह है त्र्यंबकेश्वर। और नासिक कहाँ पे पड़ता है? तो महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर से जो है आपकी गोदावरी नदी का उद्गम होता है। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा यह दक्षिण की गंगा के नाम से भी जानी जाती है। तथा यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी भी है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड आपसे यहाँ पे पूछा गया कि 5वीं जो आपकी पंचवर्षीय योजना है इसका टाइम पीरियड कब से कब तक होता है? 5वीं पंचवर्षीय योजना का आपको बताना है। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का समय काल कब से कब तक था? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, आपका 1974 से 1979 तक था आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। तो 1974 टू 1979। लेकिन यह जो इसका कार्यकाल था यह 1 वर्ष पहले ही इस योजना को बंद कर दिया जाता है। यानी कि इस योजना को 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया जाता है,
जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। तो इसके बारे में आप याद कर लीजिएगा, जनता पार्टी की सरकार के द्वारा इस योजना को एक वर्ष, यानी कि इसका कार्यकाल तो था 5वीं पंचवर्षीय योजना का 1974 से 1979 तक, परंतु यह जो योजना थी यह चलती है 1974 से लेके 1978 तक ही, क्योंकि इस समय 1975 में आपके चुनाव होते हैं, 1976 77 में, हाँ 77 में आपके चुनाव होते हैं, जिसमें इंदिरा गांधी की सरकार गिर जाती है। और जब नई सरकार बनती है, जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो जो मोरारजी देसाई थे, जनता पार्टी के प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के द्वारा जो है एक वर्ष पहले ही यह जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी उसको बंद कर दिया जाता है, यानी कि 1978 में यह योजना बंद कर दी जाती है जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है, मानव विकास सूचकांक प्रतिवर्ष कौन जारी करता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो मानव विकास सूचकांक को जारी करता है यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा प्रतिवर्ष मानव विकास सूचकांक को जारी किया जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका ए जो है यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जल जीवन मिशन के अंतर्गत कब तक गांव के सभी घरों तक जल की पहुंच सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया, यानी कि हर घर जल का लक्ष्य कब तक रखा गया है। तो 2024 तक भारत सरकार का लक्ष्य है कि सभी घरों में नल के जरिए जल को पहुंचा दिया जाए, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, वर्ष 2024 तक। निम्नलिखित में से कौन सा भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने वाला यंत्र है, इंपॉर्टेंट है। तो भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने वाला यंत्र इसमें से कौन सा है, आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो भूकंपीय तरंगों की तीव्रता को मापने वाला यंत्र आपका हो जाएगा सिस्मोग्राफ, यानी कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सिस्मोग्राफ, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और अस्त होते समय हमें सूर्य लाल क्यों दिखाई पड़ता है, किस कारण से सूर्य हमें लाल दिखाई पड़ता है। तो अस्त होते समय जो सूर्य होता है वो लाल हमें क्यों दिखाई पड़ता है, तो प्रकीर्णन के कारण, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो आपका सूर्य होता है वो डूबते समय हमें लाल दिखाई देता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। आपको ऐसे दो उपग्रहों के नाम बताने हैं, मतलब ऐसे दो ग्रहों के नाम बताने हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दो ऐसे ग्रह हैं आपके बुध और शुक्र, इनके जो है कोई भी सैटेलाइट नहीं है, कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह यानी कि सैटेलाइट नहीं है, तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो अंगूर में आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्टरिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। टार्टरिक जो अम्ल होता है यह अंगूर और इमली दोनों में मिलता है, आप याद कर लीजिएगा, अंगूर और इमली इन दोनों में आपको मिलेगा टार्टरिक अम्ल, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, टार्टरिक। वहीं ऑप्शन ए देख लेते हैं यहाँ पे, एसिटिक अम्ल कहाँ मिलता है, तो आपका जो एसिटिक अम्ल होता है आपको मिलेगा सिरका में, इसे भी आप याद कर लीजिएगा, जो आपका एसिटिक अम्ल है यह सिरका में मिलता है। वहीं सिट्रिक अम्ल किस में मिलता है, तो आपका जो सिट्रिक अम्ल होता है वो संतरा और नींबू में देखने को मिलता है, संतरा और नींबू में आपको मिलेगा सिट्रिक अम्ल, तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा जो है डायनामाइट की खोज कब की गई थी, इंपॉर्टेंट है। अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा डायनामाइट का जो आविष्कार था किस वर्ष में किया गया था, तो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा जो है डायनामाइट की खोज की गई थी 1867 में, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही जाएगा, अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा 1867 में जो है डायनामाइट की खोज की गई थी, जिसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ही जो है नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है, तो मानव सिर में जो है, मानव का जो सिर होता है उसमें जो है टोटल 29 हड्डियां मिलती हैं, तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। ग्रीन गोल्ड जो है इसमें से किसकी प्रजाति है, किसकी किस्म है, आपसे पूछा जा रहा है। तो ग्रीन गोल्ड जो है किसकी प्रजाति है, किसकी किस्म है, तो चाय की प्रजाति होती है ग्रीन गोल्ड, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, चाय की प्रजाति होती है ग्रीन गोल्ड, यानी कि आपका जो ऑप्शन आप यहाँ पे दिया गया सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, चाय। अगला प्रश्न आपके सामने है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात आपसे पूछा गया है कितना था। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात आपको बताना है कितना था।
तो 2011 के सेंसस के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात था आपका 912, कितना था 912 था, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 912 था लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तथा सबसे ज़्यादा लिंगानुपात था आपका जौनपुर का, किसका था, तो जौनपुर का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा था। और सबसे कम था लिंगानुपात आपका गौतम बुद्ध नगर का, तो इसे भी आप याद रखिए, गौतम बुद्ध नगर का लिंगानुपात सबसे कम था उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न आपके सामने है, 2011 की जनगणना के अनुसार जो है आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना था, इंपॉर्टेंट है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनघनत्व था आपका कितना, 829 प्रति व्यक्ति वर्ग, मतलब प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आपका जनघनत्व था उत्तर प्रदेश का, तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा सर्वाधिक जनघनत्व किस जिले का है उत्तर प्रदेश में, तो गाजियाबाद का जो जनघनत्व है, गाजियाबाद का जनघनत्व जो है सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में। और सबसे कम जनघनत्व किसका है, तो ललितपुर का, ललितपुर का जो जनघनत्व है उत्तर प्रदेश में वह सबसे कम था, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनगणना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे सही कथन का आपको चयन करना है कि इसमें से सही कथन कौन सा है। तो देख लेते हैं, पहला कथन क्या कह रहा है, ललितपुर का जनघनत्व तो सबसे कम था, तो यह बिल्कुल सही। अभी हमने देखा कि जो न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला है उत्तर प्रदेश का वह था ललितपुर, तथा सर्वाधिक जनघनत्व आपका था गाजियाबाद का, तो ये फैक्ट पहला वाला आपका बिल्कुल सही है। श्रावस्ती न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है, तो यह भी आपका बिल्कुल सही है, जो साक्षरता दर है वह श्रावस्ती वाली जो है सबसे कम, यानी कि न्यूनतम जो साक्षरता दर है वह श्रावस्ती में है, और मैक्सिमम साक्षरता दर यानी कि सबसे अधिक जो साक्षरता दर है आपको मिलेगी गौतम बुद्ध नगर में। तो दोनों कथन आपके बिल्कुल सही है, यानी कि ललितपुर का सबसे कम जनघनत्व उत्तर प्रदेश में और श्रावस्ती में सबसे न्यूनतम साक्षरता दर है, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों हैं। और भारतीय रेलवे के जोन उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है कहाँ पर है, तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय आपको मिलेगा प्रयागराज में, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रयागराज। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का मुख्यालय आपको मिलेगा इटली के रोम में, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, इटली के रोम में आपको मिलेगा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। आज का लास्ट प्रश्न आपके सामने है, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी आपको बताना है कौन सी है। तो नीलगिरी पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो हो जाएगी दोदा बेटा, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, जो दोदा बेटा है यह नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, दोदा बेटा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो दोस्तों इस तरह से आज का हमारा जो जीके जीएस और करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 21 था उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह सेट आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।